बब मुशाए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। आनंद मूवी का ये डायलॉग हम सब ने सुना है। एक अच्छी बड़ी जिंदगी हम में से किसे नहीं चाहिए, है ना। इस वीडियो में जानेंगे कि लॉन्जेविटी यानी कि लंबी उम्र के पीछे के सीक्रेट्स क्या हैं, कि कैसे कुछ लोग काफ़ी लंबा और काफ़ी अच्छा जीवन बिताते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हार्ट एंड हेल्थ। मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश सिंह, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इस चैनल पे हम बात करते हैं हार्ट डिजीज़ के बारे में, ये कैसे होती हैं, इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है, इनसे कैसे बचा जा सकता है और इनमें फंस जाने पे क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसके अलावा हम बात करेंगे हेल्थ से जुड़े हुए और भी बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में। अगर आज हम में से किसी को भी अलादीन का चिराग मिल जाए तो हम उससे 3 विशेस क्या मांगेंगे? वेल, लॉन्गर लाइफ, हेल्दियर लाइफ, प्रॉस्पेरस लाइफ। विजय एक 40 साल का दौड़ता भागता हुआ सा बंदा है। He lost his parents at an early age, recently got married, has a young kid. उसका क्वेश्चन सिंपल था, Can I live longer? Can I do anything to prolong my life? बच्चा छोटा है मेरा, जब तक वो 20 का होगा मैं 60 छूने लगूंगा। And I don't want to age. Well, aging is a normal part of life. We all age, don't we? अब तक एजिंग के ऊपर जितनी भी रिसर्च हुई है उससे वी हैव अ फेयर बिट ऑफ आइडिया कि एजिंग में मॉलिक्यूलर या सेलुलर लेवल पे और डीएनए के लेवल पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, कि कैसे कुछ लोग सेंचुरी मार चुके हैं पर अभी भी आराम से बिना किसी दिक्कत के रह रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एजिंग में बेसिकली हमारी बॉडी में क्या हो रहा है। नंबर 1, फ्री रेडिकल इंजरी। हमारी बॉडी में बनते हैं फ्री रेडिकल्स, जिनसे लड़ने के लिए हमारे बॉडी में होता है एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम। नाउ आई एम श्योर ये आपने टर्म्स पहली बार नहीं सुने हैं। आजकल हर तेल, हर साबुन के ऐड में आपको ये फ्री रेडिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ज़रूर सुनने मिलेगा। तो होता क्या है कि एज बढ़ने के साथ हमारा एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम हो जाता है कमज़ोर, जिससे कि बढ़ जाती है फ्री रेडिकल इंजरी यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और यही फ्री रेडिकल इंजरी रिस्पॉन्सिबल होती है एज रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, चूंकि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हार्ट डिजीज, इन्फ्लेमेशन। तो काफ़ी लोगों का मानना है कि एजिंग में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके पीछे है इन्फ्लेमेशन। तो नेचर ने जब एक खराब चीज़ बनाई तो उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म दिया, यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी सिस्टम। नॉर्मली इन दोनों के बीच में एक फाइन बैलेंस बना रहता है, लेकिन जब इन्फ्लेमेशन का पड़ला भारी होने लगता है तो एजिंग से जुड़े हुए चेंजेस बढ़ जाते हैं। अब बात आती है कि इतना इन्फ्लेमेशन आया कहाँ से। तो इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं। उसमें से एक है, इन्फ्लेमेशन का सोर्स है विसरल फैट। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा बॉडी का फैट रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि स्किन के नीचे का फैट बन जाता है धीरे धीरे करके विसरल फैट या सेंट्रल फैट, और यही सेंट्रल फैट रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लेमेशन के लिए। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि गट में हमारे जो, यानी कि आंत में जो बैक्टीरिया होते हैं, समय के साथ यानी कि एज बढ़ने के साथ साथ वो होने लगते हैं धीरे धीरे चेंज, और ये भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए। शुगर का बढ़ा हुआ होना, तो शुगर का बढ़ा हुआ होना एजिंग से जुड़े हुए चेंजेस को एक्सेलरेट करता है, बढ़ाता है। लगातार बढ़े हुए शुगर लेवल्स की वजह से बॉडी के सेल्स में बुढ़ापे वाले चेंजेस शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब इसी का ठीक उल्टा, अगर शुगर लेवल बहुत अच्छा कंट्रोल्ड है, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है यानी इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी है, बॉडी में इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, तो होती है हेल्दी एजिंग या अच्छी एजिंग या नॉर्मल एजिंग। कोलेस्ट्रॉल, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे खराब टाइप के कोलेस्ट्रॉल पैरामीटर्स बढ़ने लगते हैं, यानी कि एज बढ़ी तो चांसेस ऑफ हैविंग डीरेंज कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएंगे। ब्लड प्रेशर, तो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर करा सकता है हमारी ब्लड वेसल्स की एजिंग, और यही बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है हार्ट डिजीजेस के लिए, एजिंग से जुड़ी हुई और भी बीमारियों के लिए, और इन्फ्लेमेशन के लिए। इन्फ्लेमेशन वही एग्जैक्टली जिसकी अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। तो अब बात आती है विजय के सवालों की, कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे लॉन्जेविटी बढ़े। नंबर 1, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में आती है मेडिटेरेनियन डाइट। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं ये बेस्ट है लॉन्जेविटी बढ़ाने के लिए, जीवन बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मेडिटेरेनियन डाइट को खाने के लिए आपको किसी मेडिटेरेनियन कंट्री में जाने की ज़रूरत पड़ेगी।
बल्कि ये समझने की कोशिश करो कि इस डाइट में आता क्या है। ये सिंपली एक ऐसी डाइट है जिसमें होते हैं ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में स्पेसिफिकली रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स। अब ग्रीन वेजिटेबल्स का नाम सुन के मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, इट इज एक्चुअली गुड फॉर योर हेल्थ। नाउ कमिंग बैक टू मेडिटेरेनियन डाइट, इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अलावा आते हैं सीरियल्स, ब्रेड्स एंड राइस। ऐसी डाइट में बटर या किसी और फैट की बजाय यूज होता है ऑलिव ऑयल और रेड मीट की जगह फिश, जिससे हमें मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और इसमें यूज करते हैं लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स इन प्लेस ऑफ हायर फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। अब ये मेडिटेरेनियन डाइट ऐसा भी क्या जादू कर रही है जिससे कि लॉन्जेविटी बढ़ जा रही है। सो इफ यू लुक एट इट, जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं ना, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे वो डायबिटीज हो, इन सब में रफली यही सब लेने को, खाने को बोला जाता है। इससे हार्ट डिजीज और इस तरह की लाइफस्टाइल डिजीजेस का खतरा तो कम होता ही है, पर इसके साथ कम होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन। कॉफी, वेल चौंक गए? मॉडरेट कॉफी कंजम्पशन यानी कि 200 से 450 ml कॉफी पर डे लेने से काफ़ी सारी कंडीशंस में बेनिफिट देखा गया है, जैसे कि हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस, कैंसर्स एंड इवन डेथ। तो कॉफ़ी में होते हैं बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन्स, प्लस इसमें होते हैं पॉलीफेनॉल्स, और ये मिलके काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट का। ये इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, हेल्दी एजिंग। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, तो डेविड सिंक्लेयर जैसे कई लोग लॉन्जेविटी बढ़ाने के लिए कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पे काफ़ी एम्फेसाइज करते हैं। तो जापान के पास एक जगह है जिसका नाम है ओकिनावा। इस जगह पे दुनिया भर में जितने भी 100 से ऊपर एज के लोग हैं, उससे 4 गुना यहाँ पे पाए जाते हैं। ओकिनावा के लोगों की लंबी लाइफ के पीछे जो सीक्रेट्स हैं, उसमें से एक सीक्रेट है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का। वहाँ के लोग बाकी जापान के कंपैरिजन में 17% कम कैलोरीज का कंजम्पशन करते हैं। वहाँ के लोगों में न सिर्फ एज रिलेटेड डिजीजेस कम होती हैं, बल्कि वो बाकी लोगों से जिंदा भी ज़्यादा रहते हैं। एनिमल स्टडीज में भी देखा गया है कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से या एनर्जी रिस्ट्रिक्शन से 20 से 40% तक लॉन्जेविटी बढ़ती है। एक्सरसाइज, अब यहाँ पे 2 बातें। So good amount of exercise is beneficial in hypertension, is beneficial in raised sugars and deranged cholesterol levels. एक्सरसाइज से कम होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि एजिंग धीमी होगी। तो बेसिकली चलोगे तो चलोगे। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, विजय क्यों बूढ़ा होना नहीं चाहता, या हम में से सभी लोगों को बुढ़ापे से इतना डर क्यों लगता है? बिकॉज एज के साथ हम सब लोग होने लगते हैं धीरे धीरे वीक। तो ऐसा कहते हैं 30 की एज के बाद हम लोग अपनी लाइफ में 3 से 5% मसल मास को लूज करते हैं। इससे धीरे धीरे होता है सार्कोपीनिया। सार्को यानी कि मसल, पीनिया यानी कि कमी। कहते हैं ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में 30% मसल मास को लूज कर देते हैं एजिंग में। लेस मसल्स यानी कम मोबिलिटी, ज्यादा वीकनेस, और अल्टीमेटली इससे होता क्या है, फॉल्स, फ्रैक्चर। अब इसको कम करने के लिए विजय क्या कर सकता था, या हम सभी लोग क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग। कितना करना है? तो हफ्ते में 2 से 3 दिन करना चाहिए। ऑलमोस्ट हर मेजर मसल ग्रुप को कवर करना चाहिए। और अगर एज ज़्यादा है तो क्या मैं ये वेट ट्रेनिंग, ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज रिकमेंड करूँगा? हाँ, बिल्कुल करूँगा। ऑब्वियसली सुपरविजन में गाइडेड एक्सरसाइजेस, जिससे कि मसल्स को बेनिफिट हो और आपको इंजरी भी ना हो, की जानी चाहिए। जितना बन पड़े की जानी चाहिए। तो पूरी उम्र जवान बने रहने का एक और तरीका है स्मोकिंग। वेल, जब कम एज में निकल जाओगे तो कभी बूढ़े होगे ही नहीं। वेल, जोक्स अपार्ट, स्मोकिंग न सिर्फ आपके हार्ट को डैमेज कर रही है, बल्कि हेल्दी एजिंग और लॉन्जेविटी के लिए भी डेट्रीमेंटल है। हेल्दी एजिंग के पीछे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन वैस्कुलर एजिंग को बढ़ाता है, यानी कि जैसे जैसे PM 2.5 का लेवल बढ़ता जाता है, एजिंग एक्सेलरेट होती जाती है। एजिंग से जुड़े हुए चेंजेस बढ़ते चले जाते हैं। PM 2.5 के लेवल बढ़ने से हो सकती हैं हार्ट की कुछ बीमारियां।
हार्ट डिजीज और एयर पोल्यूशन के लिंक के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। लिंक आपको वीडियो में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं उसे आप। क्लाइमेट, तो बहुत ठंडा या बहुत गर्म, इन दोनों से बेटर होता है एम्बिएंट टेम्परेचर। बहुत ठंडा और बहुत गर्म दोनों ही गड़बड़ है, और इन दोनों में से बहुत ठंडा टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है लॉन्जेविटी के लिए। विजय के जो क्वेश्चंस का जवाब था वो मैंने तो आपको दे दिया है इस वीडियो में। अब आपकी बारी है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने आसपास और अपने जानने वाले लोगों में जो मन ही मन चाहते तो हैं लॉन्गर लाइफ या लॉन्जेविटी के सीक्रेट्स को जानना, पर उनके पास एग्जैक्ट रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। मैं हर वीक हार्ट और हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। चैनल की कंटेंट पे अगर आपको वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।